मतदाताओं ने भारतीय लोकतंत्र को वापस संभालने का मौका दे दिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भले ही लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी हो, लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में अपने बूते बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में पीएम मोदी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अब उन सहयोगी पार्टियों पर निर्भर रहेंगे जिनके अगले कदम का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। निश्चित रूप से देश भर में नतीजे अलग अलग रहे, लेकिन बीजेपी ने कई अहम राज्यों में उसे डेट का सामना करना पड़ा। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जो लंबे समय से पार्टी का यह गढ़ माना जाता था। बढ़ते घरेलू खर्च से परेशान वोटर्स ने वोट करते वक्त उग्र हिंदू राष्ट्रवाद और नफरत से भरी बयानबाजी पर बढ़ते मोदी के फोकस को अपने राज्य में खारिज कर दिया। बीजेपी ने विपक्षी दलों को दबाने के लिए स्वतंत्र सरकारी एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया। उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। आलोचकों और विपक्षी नेताओं को दंडित करने और जेल में भेजने के लिए कठोर कानूनों का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरों को बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि आधिकारिक आंकड़े भी राजनीतिक हस्तक्षेप और हेरफेर से अछूते नहीं थे। इसके अलावा भारत की मुख्यधारा की मीडिया ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार करने को सामान्य बात मान लिया और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की महिमा मंडन को बढ़ावा दिया। एक तरफ स्वतंत्र पत्रकारों को धमकाया और दंडित किया गया, वहीं सरकार से जुड़े आउटलेट बीजेपी के अनुकूल झूठ को बढ़ावा देने और संभावित राजनीतिक विकल्पों को कमजोर करने में लगे थे। भले ही चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे, लेकिन इससे कई सबक मिलते हैं। सबसे पहले, देश के भीतर और बाहर दोनों जगह नैरेटिव को नियंत्रित करने की सरकार की क्षमता साफ तौर से कम होती जा रही है, क्योंकि आज के भारत की वास्तविकता इतनी भयावह हो गई है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडे की सीमाएं भी तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान मोदी और उनकी पार्टी ने खुलेआम हिंदुओं के डर और पूर्वाग्रहों को हवा दी। दावा किया गया कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी लोगों की संपत्ति जब्त कर लेगी और उन्हें घुसपैठियों और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी। इशारा मुसलमानों पर था। गौर करने वाली बात यह है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे भाषण दिए गए, उनमें से ज्यादातर ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। पार्टी अयोध्या में भी हार गई, जहां उसने हाल ही में भगवान राम के लिए एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर 1992 में हिंदू भीड़ के हाथों ध्वस्त की गई सदियों पुरानी मस्जिद के स्थान पर बनाया गया था। चुनाव जीतने के बावजूद मोदी के कभी न हारने वाला जो इमेज बनाया गया था, वो अब टूट चुका है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, ईश्वर ने मुझे भारत की सेवा के लिए भेजा है। पीएम मोदी के इस दावे में अहंकार झलकता है, इसे सोने पर सुहागा करता है। उनके चाटुकार का किया गया समर्थन, जिन्होंने उनकी हर गलती को मास्टर स्ट्रोक के रूप में सराहा, यहाँ तक कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उनकी जीत का अंतर लगभग 2/3 कम हो गया। ऐसा लगता है कि समाचार आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत सूचना और प्रचार प्रसार के लिए इस हद से ज्यादा नहीं किया जा सकता। अब तक बीजेपी ने टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया को कब्जे में करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और इसके आईटी सेल ने व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन ट्रोल की सेनाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए से सोशल मीडिया पर अपना दबदबा बनाया। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद स्वतंत्र मीडिया आउटलेट, युवा ब्लॉगर्स और बड़ी संख्या में फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स द्वारा समर्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आलोचना की आवाज जोर पकड़ रही है। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर आलोचनाओं को दबाने की कोशिश की, डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऐसे कंटेंट हटाने की मांग की जिसे वह अस्वीकार करते हैं और कठोर डिजिटल मीडिया कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अब जब बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया है, तो ऑनलाइन कंटेंट पर अपना नियंत्रण रखने का उसका प्रयास कमजोर हो सकता है। लेकिन भारत का लोकतंत्र अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। बीजेपी ने भारतीय समाज में जो धार्मिक नफरत का जहर घोला है, उससे लड़ने में लंबा समय लग सकता है। इसी तरह मोदी की सत्तावादी रणनीति से समझौता करने वाली एजेंसियों और संस्थाएं आसानी से पूर्ण
स्वायत्तता पर वापस नहीं आ सकती और मोदी के शासन के लगातार अनिश्चित होते जाने के साथ कानूनी, नियामक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग जारी रह सकता है और यहां तक कि ट्रिप भी हो सकता है। राजनीति की अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया है। नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसमें पहले मोदी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी का फोटो लगा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील सिंह बघेल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए हैरानी जताते हुए लिखा है कि भाजपा ने अपने मार्गदर्शक मंडल में 2 नए सदस्य शामिल किए। कहीं वेबसाइट हैक तो नहीं हुई? पहले मार्गदर्शक मंडल में सिर्फ मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी ही दिखते थे। अब वेबसाइट पर राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी भी नजर आ रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्रास्ट। शुक्रिया।